हमारी कंट्री में जितने हाई प्रोमिनेंट केसेस होते हैं उसमें जनरली विटनेस की सिक्योरिटी क्या है? तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि विटनेस मिसिंग हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। उनकी सेफ्टी के लिए कुछ विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम है? पुलिस को क्या इतना अधिकार है कि कल फोर्स यूज़ कर? इतने कोर्ट्स हैं, इतने लॉयर्स हैं, इतने जजेस हैं, तब भी केस को प्रोसेस होने में इतना टाइम लगता है, इतनी पेंडेंसी है। ऐसा क्यों है? एज अ डिफेंस लॉयर आपने कभी किसी गिल्टी का केस हैंडल किया? आपको पता है उसने क्राइम जो तो वो आपके सामने कन्फेस करते हैं कि ये ना हमारी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, क्लाइंट अटॉर्नी की जो कम्युनिकेशन, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। और वो अगर मेरे पास कोई आया है तो उसकी जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, मैं ड्यूटी बाउंड हूँ, मैं उस चीज़ को ऐसे मैं बता नहीं सकता। जिंदगी में एक चीज हमें हर मुश्किल से बचा सकती है और वो है लीगल नॉलेज। और सच कहें तो ये नॉलेज सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, हम सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। और आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग करते हुए एक एक्सपर्ट लॉयर जो हमें लॉ की बारीकियां समझाएंगे, कैसे उसका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, गलतियों से बच सकते हैं और अपने राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। मिस्टर प्रवेश, वेलकम टू द शो। थैंक यू सोनालिका, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। चलिए शुरू करें। बिल्कुल। कोर्ट कैसे वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक्चुअली जो हमारी जो कंट्री है, इसमें कोर्ट्स की पूरी एक हायरार्की है। तो जो ये हायरार्की है, इसमें सबसे जो एपेक्स है, जो सबसे ऊपर है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होती है। उसके बाद स्टेट्स की अपनी हाई कोर्ट्स होती हैं, और उन हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जिसके अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी एपेक्स बॉडी है। टोटल हमारे पास इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, और उन हाई कोर्ट्स के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पे पूरी की पूरी हायरार्की है कोर्ट्स की, जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्ट्स हमारे यहाँ पे अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिनके ऊपर अगर किसी के राइट्स हैं, उनको कोई इन्फ्रिंज करता है तो उसके अंदर वो जाके अपनी अप्रोप्रिएट रेमेडी सीख कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसके हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर काम करता है। जी। There is very popular saying, justice delayed is justice denied. इतने कोर्ट्स हैं, इतने लॉयर्स हैं, इतने जजेस हैं, तब भी केस को प्रोसेस होने में इतना टाइम लगता है, इतनी पेंडेंसी है। ऐसा क्यों है? अभी आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारे देश में लगभग 5.5 करोड़ के आसपास केसेस है जिनकी पेंडेंसी है। अब इन 5.5 करोड़ में से लगभग 62-63 लाख केसेस हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तकरीबन थोड़ा फैक्चुअल इसमें करेक्शन है, तकरीबन 80-90 हज़ार केसेस हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 60-65 लाख केसेस हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, अलग अलग हाई कोर्ट्स जो हैं टोटल। हाँ जी, टोटल। और तकरीबन 4.5 करोड़ केसेस है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वहाँ पे पेंडेंसी है। अब हमारे देश में जो इशू है वो आपको भी पता है, पॉपुलेशन का इशू है। बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो अभी हमारे यहाँ पे डेवलप्ड है नहीं। दो जो गवर्नमेंट है, जो हमारे यहाँ पे जुडिशियल बॉडीज़ हैं, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू रिजॉल्व दिस इशू। और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए टाइम एंड अगेन डायरेक्शंस इशू होती हैं, टाइम एंड अगेन पॉलिसीज़ बनती हैं, जिन पॉलिसीज़ को जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, बट दिस विल टेक सम टाइम। सो डू यू थिंक कि कुछ रिफॉर्म होना चाहिए हमारे लॉ में? रिफॉर्म्स के लिए तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे इश्यूज़ क्या क्या हैं। अब हमारे यहाँ पे डिले भी तो एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ, बिल्कुल इशू है। डिले का तो मैंने भी आपको बताया, पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उस चीज़ में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उन चीज़ों को ठीक करने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि समस्याएं क्या हैं, इशू क्या हैं। तो सबसे पहला जो इशू है वो तो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं उनका इंफ्रा तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। जब मैं बात करता हूँ इंफ्रा की, तो उससे मतलब क्या है? अब हमारे यहाँ पे जो जैसे कोर्ट्स बिल्डिंग आप देखते हैं तो काफ़ी सारी कोर्ट बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत पुरानी हैं,
और उनकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो बड़ी ख़राब है। दूसरी चीज़ क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कोर्ट स्टाफ है, जुडिशल वैकेंसीज़ हैं, तो वो सब वैकेंट पड़ी हैं, लेकिन उन पे जो हायरिंग होनी चाहिए या उन पे जो प्रायर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए वो अपॉइंटमेंट अभी नहीं है। तो जैसे जैसे ये डेवलप होगा वैसे वैसे आपकी पेंडेंसी का जो इशू है वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। तो जो कोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने लेवल पे दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। अपॉइंटमेंट्स में इतना डिले क्यों है? लॉयर्स तो बहुत निकल रहे हैं हमारे देश में। अपॉइंटमेंट का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसके लिए आपका पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद जो उनके रिक्विजिट एग्ज़ाम्स होते हैं वो होंगे, उसके बाद उसमें अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट से पहले ज़रूरी है कोर्ट रूम्स का होना। आप जजेस को अपॉइंट करते हैं, आप कोर्ट स्टाफ अपॉइंट करते हैं, तो उसके लिए आपको उनको कोर्ट रूम तो देना पड़ेगा, जगह तो देनी पड़ेगी जहाँ से वो कोर्ट्स रन करेंगे। तो वो कोर्ट भी साइमल्टेनियसली बिल्ट होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा एक कंबाइंड एफर्ट है। उस कंबाइंड एफर्ट के बाद ही ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। तो कोर्ट रूम में प्रोसेसिंग वैसे ही होती है जैसे हम मूवीज या वेब सीरीज में देखते हैं? नहीं, उससे बहुत अलग है। जो आप ये पिक्चर्स में, वेब सीरीज में देखते हैं, कोर्ट्स बिल्कुल वैसे काम नहीं करते हैं। और जब भी हम वेब सीरीज देखते हैं तो हमें तो बड़ा बुरा लगता है कि कोर्ट्स को इतनी ख़राब लाइट में प्रेजेंट किया जाता है, लॉयर्स को इतने ख़राब लाइट में प्रेजेंट किया जाता है, मजाक बनाया जाता है। कोर्ट्स ऐसे काम नहीं करती हैं। कोर्ट्स का काम करने का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करती हैं कोर्ट्स, उसके तहत ही पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है वो चलता है। अब जैसे हम भी देखते हैं कोई भी, हाँ एग्जैक्टली, कोई भी विटनेस कभी भी जब जिसका मन करता है वो पहुंच जाते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। एक प्रोसीजर है। अगर आपको किसी विटनेस को एग्जामिन करना है तो आप एक प्रायर नोटिस देते हो, एक विटनेस लिस्ट फाइल करते हो पूरी की पूरी। उस विटनेस लिस्ट के तहत वो विटनेस आता है। जो अपोजिट पार्टी होती है या जो डिफेंस लॉयर होता है उसको नॉलेज होती है कि आज कौन विटनेस आएगा और किसको आपको एग्जामिन करना है। ऐसे लास्ट मोमेंट पे गेट खोल के कोई भी विटनेस आ नहीं सकता, ये प्रोसीजर नहीं है। विटनेसेस के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो हमारी कंट्री में जितने हाई प्रोमिनेंट केसेस होते हैं उसमें जनरली विटनेस की सिक्योरिटी क्या है? बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि विटनेस मिसिंग हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। उनकी सेफ्टी के लिए कुछ विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम है कंट्री में? विटनेस के लिए सबसे पहली तो ज़रूरत ये है कि विटनेस की सेफ्टी सिक्योरिटी का एप्रीहेंशन हो। ये एक बहुत वेग और जर्नल एलिगेशन है कि विटनेस जो है वो दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, दे आर प्रोटेक्टेड। लेकिन अगर मान लो किसी का कोई एप्रीहेंशन है कि उसको कोई थ्रेट है उसकी बॉडी को, उसकी प्रॉपर्टी को, तो उसका एक ड्यू प्रोसीजर है। अगर किसी विटनेस को थ्रेट है तो दे कैन मूव एन अप्रोप्रिएट कोर्ट इन दे कैन मूव एन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन इन द कोर्ट। उस एप्लीकेशन के बाद जो कोर्ट होती हैं, जो भी ट्रायल कोर्ट होती हैं, जो उस इशू को डील कर रही होती हैं, वो डायरेक्शन देती हैं, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है। और पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बाद जो उनकी एप्रीहेंशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। उसके अलावा जैसे अभी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर वल्नरेबल डिपोजिशन सेंटर्स होते हैं। अब वल्नरेबल डिपोजिशन सेंटर्स क्या होते हैं? जैसे बहुत सारे विटनेस, जैसे चाइल्ड विटनेस है या कोई रेप सर्वाइवर है, कोई पॉक्सो का विक्टिम है, विटनेस है, तो उनकी वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो आपकी अच्छे से वर्क करें, जो ड्यू प्रोसीजर है वो अच्छे से वर्क करे, उस चीज़ के लिए वो डिपोजिशन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे उनको ड्यू प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो जो रिस्पेक्टिव कोर्ट्स हैं वो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखती हैं और ये केस टू केस चलता है, इन जनरल ऐसा नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि एक शादी होती है, फिर कुछ समय बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फीमेल जाके डाउरी का केस फाइल कर देती है। समटाइम इट इज़ ट्रू, समटाइम वो एक फेक केस की तरह भी उसको फाइल करते हैं। इन्वेस्टिगेशन होती है, FIR होती है, तो कहीं ये किसी पर्टिकुलर जेंडर को ज़्यादा प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहा हमारी कंट्री का लॉ? अभी कुछ लॉज हमारे कंट्री में ऐसे हैं जो कि जेंडर स्पेसिफिक हैं। अब जब मैं बोलता हूँ जेंडर स्पेसिफिक तो इसका क्या मतलब है? जेंडर स्पेसिफिक का मतलब ये है कि कुछ लॉज है जिसके अंदर जो विक्टिम है या जो एग्रीव्ड पार्टी है वो एक फीमेल ही हो सकती है। अब वो कौन कौन से लॉ हैं? तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। जैसे एक DV एक्ट है, अब 2005 का, हाँ जी, 2005 का अधिनियम है, घरेलू हिंसा के लिए वो एक्ट बना था 2005 में। ऐसा ही सेक्सुअल हरासमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, प्रोहिबिशन के लिए
2013 का एक एक्ट है जो कि फीमेल्स को, विमेन को जो उनकी वर्क प्लेस है वहाँ पे हरासमेंट से प्रोटेक्शन देता है। ये निर्भया कांड के बाद बना था? हाँ जी, हाँ जी। वो जो निर्भया कांड वाला था वो 2013 का क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल था, जिसके अंदर ये जो रेप के प्रोविजंस थे उनको स्ट्रिंजेंट किया था, जो पनिशमेंट था उसको स्ट्रिंजेंट किया था। पॉक्सो एक्ट है 2012 का, वो भी इसी लाइन पे है। एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, वो भी इसी लाइन पे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूट हैं जो कि पहले आईपीसी में, अब बीएनएस में आते हैं। उसमें जो प्रीरिक्विजिट है, वो प्रीरिक्विजिट यही है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है या जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है वो एक महिला, एक विमेन ही हो सकती है। अब ये इस चीज़ की दोनों साइड हैं, इसका नुकसान भी है, इसका फ़ायदा भी है। अब अगर हम ये देखें तो पास्ट में, इतिहास में जो विमेन हैं, जो महिला हैं, वो इतनी सशक्त नहीं थी, इतनी एग्जैक्टली उनका काफ़ी हरासमेंट हुआ है। तो उनको वो प्रोटेक्शन देने के लिए ये लॉज उस टाइम पे लेके आए गए, जैसे डाउरी वाला है। तो डाउरी वाला जो ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का एक्ट है। तो उस टाइम पे ये हमारे यहाँ पे ये सोशल सामाजिक समस्याएं थी जिनको ठीक करने के लिए एक्ट आया था। लेकिन नो डाउट आज के टाइम पे बीइंग अ प्रैक्टिसिंग काउंसिल, मैं मैट्रिमोनियल मैटर्स हम बहुत करते हैं, क्रिमिनल मैटर्स हम बहुत करते हैं, हम बहुत देखते हैं इस चीज़ को, फील करते हैं कि भाई इन एक्ट्स का आज के टाइम पे ब्लेटेंट मिसयूज़ होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दोराई नहीं है। जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी विजिलेंट। देर आर एन नंबर ऑफ जजमेंट्स जो इस पॉइंट को कैटर करती है, जो बताती हैं कि जो कोर्ट्स हैं उनको बहुत विजिलेंट रहना चाहिए इन इश्यूज़ में, खासकर जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उस टाइम पे बहुत विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि जो ये एलिगेशन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मोटिवेटेड। तो कोर्ट्स बहुत विजिलेंट रहती हैं। इसीलिए जो आपका पहले वाला सवाल था कि जस्टिस इतना डिले क्यों होता है, होता क्या है कि जिसके ऊपर एलिगेशन है कोर्ट उसको सफिशिएंट टाइम देती है, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देती है अपना डिफेंस प्रूव करने के लिए, उसके ऊपर जो एलिगेशंस हैं उनको काउंटर करने के लिए, और जो उनका पक्ष है उसको रखने के लिए। तो इन चीज़ों में थोड़ा समय लगता है सोनाली जी, तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ें समय भी लेती हैं। ये बर्डन ऑफ प्रूफ प्रॉक्सी वाले केस में रिवर्स होता है ना, थोड़ा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली जो हमारे यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर कोई व्यक्ति किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर करता है, उस एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट के बाद आपकी ट्रायल शुरू होती है। तो इस पूरे प्रोसीजर में जो पुलिस होती है वो स्टेट के लिए इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल कर देती है। वो जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर जो जो एलिगेशन लगे हैं, जिस तरीके के एफआईआर है उस तरीके के हिसाब से जो जो उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो एलिगेशन प्रोसिक्यूशन को कोर्ट में प्रूव करने एक्यूज्ड के ऊपर। ये बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी एक्यूज्ड के ऊपर नहीं होता कि उसको जाके अपना डिफेंस प्रूव करना है, एलिगेशन है प्रोसिक्यूशन के। तो प्रोसिक्यूशन अपना जो केस है वो प्रूव करेगा, दैट टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, शक शुमार शंका से परे जाके प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना होता है। अब ये इन जनरल प्रिंसिपल है क्रिमिनल जस्टिस का। लेकिन कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं, कुछ स्टैट्यूट्स हैं जिसके अंदर जो ये बर्डन है ये रिवर्स हो जाता है। जैसे पॉक्सो आपने बताया, पॉक्सो के अंदर एक सेक्शन 29 है, वो इस प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग ही है। जैसे ये SC/ST एक्ट है, उसके अंदर जो ये प्रिजम्पशन है ये रिवर्स हो जाता है। तो कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं जिसके अंदर जो डिफेंस है उसके ऊपर ये बर्डन है कि वो अपना जो डिफेंस है उसको वो प्रूव करेंगे। अभी आपने बताया कुछ लॉज जेंडर बायस्ड हो रहे हैं जी, तो क्या फेक रेप केसेस, फेक प्रॉक्सो केसेस भी फाइल हो रहे हैं आज के टाइम में मेंस के अगेंस्ट? सोनालिका जी, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे लॉ है उसमें कुछ भी कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला किसी चीज़ का नहीं होता है, कोई अम्ब्रेला किसी चीज़ की नहीं है। अब जो कोई भी स्टैट्यूट है उसका एक बेसिक पर्पस है, जिस बेसिक पर्पस के लिए वो स्टैट्यूट जो है उसको इनेक्ट किया गया है। अब जो हमारी सोसाइटी है इसमें आज के टाइम पे फंडामेंटल चेंजेस हैं। जैसे एज ऑफ कंसेंट है वो 18 ईयर्स है। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो 17.5 साल की,
17 साल 8 महीने 10 महीने, मेजॉरिटी अटेन करने से 2-2 महीने 3-3 महीने पहले पॉक्सो के केसेस रजिस्टर होते हैं। अब उन केसेस में क्या होता है कि उनकी एज ऑफ कंसेंट तो है नहीं, स्टैट्यूट तो उसको बार करता है, तो इसलिए एफआईआर हो जाती हैं, लेकिन उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो कंसेंशुअल होते हैं। आज के टाइम पे स्कूल्स हैं, इंटरनेट है, इसका एक्सेस बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसके कारण एक इस एक्ट का मिसयूज़ भी बहुत होता है। कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, वो 2 साल 3 साल 4 साल डेट करते हैं, बाद में जाके चीज़ें वैसे नहीं हो पाती है जैसा वो चाहते हैं, तो जो उनकी रेस्पेक्टिव गर्लफ्रेंड्स हैं वो उनके ऊपर रेप केस फाइल करती हैं। अब एक हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में रेप केस का अगर किसी के ऊपर टैबू है तो वो हमें मानना चाहिए कि उस चीज़ के काफ़ी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उस चीज़ के लिए उसका मिसयूज़ भी होता है, जिसकी कॉस्ट जो एक्यूज्ड है वो ताउम्र पे करता है, उसके ऊपर एक थप्पा लग जाता है, उसके ऊपर एक एलिगेशन लग जाता है। एग्जैक्टली। और इन केसेस में सिर्फ एक्यूज्ड नहीं, उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। इवेंचुअली ट्रायल होती है 2 साल 3 साल 4 साल की ट्रायल के बाद उसका एक्यूटल होता है, लेकिन जब तक एक्यूटल होता है तब तक डैमेज बहुत हो चुका होता है उसकी इमेज को, उसकी रेस्पेक्ट को, उसकी फैमिली की इमेज को। जो उसका इम्पेक्ट है वो बहुत फार रीचिंग है। तो नो डाउट ये जो लॉ है इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो प्रोटेक्शन का है, लेकिन इस प्रोटेक्शन के डिस्गाइज में इस लॉ का मिसयूज़ आज के टाइम पे बहुत होता है। बहुत सारे केसेस हैं, हम खुद डील कर रहे हैं, हम खुद जानते हैं, खुद देखते हैं, जिनमें जब आपकी एफआईआर रजिस्टर होती है या जब उनके स्टेटमेंट होते हैं तो उस टाइम पे वो एलिगेशन लगा देते हैं, लेकिन जब बारी आती है उनके क्रॉस एग्जामिनेशन की तो उस टाइम पे वो सब करते हैं रिट्रैक्ट, सब फैक्ट सामने आता है। लेकिन जब तक फैक्ट सामने आता है तब तक बहुत लेट हो जाता है, जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है एक्यूज्ड को। तो ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि इन लॉज का, इन एक्ट्स का मिसयूज़ है। डाइवोर्स केस में कस्टडी, अगर एक बच्चा साथ है तो कस्टडी कैसे डिसाइड होती है, किससे मिलेगी? अभी आज का जो हमारे यहाँ पे सोसाइटल सिनेरियो है उसके अंदर जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं दे आर ऑन अ सर्ज। अब इसका मतलब ये है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जो पहले इतने नहीं होते थे, अब बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली ये हो रहे हैं। पहले क्या होता था, स्पेशल कोर्ट्स भी नहीं होती थी। अब आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो प्लेस ऑफ प्रैक्टिस है वो दिल्ली है, तो वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं। अब जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ही यूजुअली हैंडल करती हैं। इनके अलावा वहाँ पे डेजिग्नेटेड महिला कोर्ट्स हैं। अब महिला कोर्ट्स जो हैं वो जैसे आपकी ये डाउरी डिमांड की 498 की एफआईआर जो होती हैं तो उनकी ट्रायल महिला कोर्ट में होती है। उसके अलावा जैसे डोमेस्टिक डीवी एक्ट है 2005 वाला जो अधिनियम था, उसकी जो ट्रायल है वो डीवी कोर्ट में होती है। तो स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड कोर्ट हैं जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को डील करती हैं। अभी आपने मेरे से पूछा कि बच्चे की कस्टडी कैसे डिसाइड होती है। अब कस्टडी डिसाइड करती है फैमिली कोर्ट। कस्टडी डिसाइड करवाने के लिए आपको एक एप्रोप्रिएट पिटिशन पहले मूव करनी पड़ेगी ऑनरेबल कोर्ट में, फिर उस पिटिशन के बाद कोर्ट इवेंचुअली कस्टडी डिसाइड करती है। कस्टडी से पहले आपकी विजिटेशन डिसाइड करती है। तो जब भी ऑनरेबल कोर्ट्स जो, हाँ मैं आपको बताता हूँ, विजिटेशन जो है वो एक टेम्पररी रिलीफ है बेसिकली। विजिटेशन में क्या होता है, अगर मान लो बच्चा फादर के पास है तो जो मदर हैं वो विजिटेशन का कोर्ट उन्हें इंटरिम राइट ग्रांट करती है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक डे पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक प्लेस पे जो मदर हैं या फादर हैं जिनके पास भी कस्टडी नहीं है वो उस बच्चे से एक समय के लिए मिल सकते हैं जिससे वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक इंटरिम रिलीफ होता है जो कोर्ट्स ग्रांट करती हैं। उसके बाद कस्टडी इवेंचुअली डिसाइड होती है। अब कस्टडी जो है वो 2 तरीके की है, एक है टेम्पररी कस्टडी, एक है परमानेंट कस्टडी। अब कस्टडी को जो गवर्न करता है उसका जो एक्ट है, स्पेसिफिक एक्ट है, उसके लिए आपको फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा, वो परमानेंट कस्टडी गवर्न करता है। अगर आपको टेम्पररी कस्टडी के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो टेम्पररी कस्टडी को गवर्न करता है। उसके अंदर भी कोर्ट्स विजिटेशन ग्रांट करती हैं। तो फादर या मदर जिनके पास कस्टडी नहीं है और जिनके पास बच्चे का विजिटेशन नहीं है, अगर उनका राइट इन्फ्रिंज्ड है तो वो कस्टडी या विजिटेशन के लिए महिला कोर्ट में या जो अप्रोप्रिएट फैमिली कोर्ट है वहाँ पे जाके जो उनका राइट है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब गवर्निंग प्रिंसिपल क्या है जब भी कोर्ट कस्टडी डिसाइड करेगा,
जो गवर्निंग प्रिंसिपल है कस्टडी या विजिटेशन डिसाइड करने के लिए, वो है वेलफेयर ऑफ माइनर चाइल्ड। कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि जो माइनर चाइल्ड है, जो बच्चा है, जो भी माइनर है, जिसको हो सकता है इस डिस्प्यूट की कोई समझ नहीं है, जिसको इस चीज़ की कोई समझ नहीं है कौन सही है क्या गलत है, किसने किसके साथ क्या किया, उसके लिए उसके फादर उसके मदर दोनों ज़रूरी हैं। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि उस बच्चे का, उस माइनर चाइल्ड का वेलफेयर कहाँ है। जहाँ उस बच्चे का वेलफेयर होता है, अब वेलफेयर के जब मैं बात करूँगा तो उसमें प्रायोरिटी क्या है? सब उसमें आप उसकी फाइनेंशियल आगे फ्यूचर के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके मेंटल वेलबींग के लिए, उसके फिजिकल वेलबींग के लिए, ये सारे फैक्टर्स कोर्ट देखती है और इन फैक्टर्स को अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हुए वो जो बच्चे की कस्टडी है उसको डिसाइड करते हैं। बच्चे को यूजुअली कोर्ट्स ये बोलती हैं कि जो बच्चा है वो एक छोटे पौधे की तरह है, उसको बार बार आप उखाड़ के रीप्लांट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो दैट प्लांट विल डाई, दैट माइनर चाइल्ड विल सफ़र। तो इस चीज़ के लिए कस्टडी इवेंचुअली डिसाइड होती है। कोर्ट्स पहले विजिटेशन देती हैं ताकि बच्चा जो उनके फादर या मदर जिनके पास नहीं है उनसे मिल सके। बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, जो डिस्प्यूट है बेसिकली वो डिस्प्यूट फादर मदर का, हस्बैंड वाइफ का है, तो वाई शुड दैट चाइल्ड सफ़र। तो कोर्ट इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती है। बहुत सेंसिटिव अप्रोच रहती है कोर्ट्स की, आई मस्ट से, बहुत सेंसिटिव अप्रोच, और प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस कोर्ट्स एक्सरसाइज करती हैं और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली उस इशू को डील करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है कस्टडी के लिए। डाइवोर्स केसेस तो बहुत बढ़ गए हैं इंडिया में। हाँ, डाइवोर्स केसेस का बहुत ज़्यादा सर्ज है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। पहले एक डिस्ट्रिक्ट में, मैं दिल्ली की बात करूँगा, पहले एक डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली कोर्ट होती थी, अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 3-3 फैमिली कोर्ट्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग हैं डिवोर्स के। अब ये एक इनएविटेबल ट्रूथ है जो हम सबको पता है, और इस चीज़ के कारण अब नॉट ओनली डिवोर्स, जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो वो खाली उसमें डिवोर्स तक लिमिटेड नहीं होता है। बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो हस्बैंड है उसके रेस्पेक्टिव राइट्स हैं, जो वाइफ है उसके रेस्पेक्टिव राइट्स हैं। जब हम लॉ पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो हमें एक लैटिन फ्रेज पढ़ाई जाती थी जो कि जो ऐसे होती थी, यूबी जस इबी रेमेडियम। इसका मतलब ये है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो हस्बैंड के स्पेसिफिक राइट्स हैं, जो वाइफ है उसके स्पेसिफिक राइट्स हैं, जिसका जहाँ जो इन्फ्रिंजमेंट होगा उस इन्फ्रिंजमेंट के तहत उसको ठीक करने के लिए, उसको कैटर करने के लिए प्रोविजंस है, जिन प्रोविजंस के अंदर वो जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं स्पेसिफिकली, जैसे डिवोर्स का हो गया, आपका मेंटेनेंस को गवर्न करने के बहुत सारे सेक्शंस हैं। एलिमनी कैसे डिसाइड होती है कि कैसे एलिमनी और मेंटेनेंस, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये इसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, जिसमें अगर आप मेरे से पूछें कि रिसेंट टाइम का कोई ऐसा जजमेंट जो पूरे मेंटेनेंस और एलिमनी को गवर्न करता है, तो वो रजनीश वर्सेस नेहा है। इसमें जब भी कोर्ट को मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड करवानी होती है, या कोई पिटिशन आती है जिसके अंदर मेंटेनेंस या एलिमनी का इशू है, तो उस टाइम पे दोनों पार्टीज़ से मेरा मतलब है हस्बैंड वाइफ का, उन दोनों का डिटेल्ड इनकम एफिडेविट कोर्ट फाइल करवाती हैं। अब वो जो डिटेल्ड इनकम एफिडेविट है, वो उसमें आपकी इनकम, आपका एक्सपेंडिचर, आपका लाइफस्टाइल, आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, सब के अलग अलग कॉलम्स होते हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ को, बोथ पार्टीज़ को फिल करके देना होता है अकॉर्डिंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपकी ITR है, बैंक स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स हैं, जो भी आपके पास वैल्यूएबल एसेट्स हैं, मूवेबल इमूवेबल जो भी हैं, वो आपको करके देना होता है। वो देने के बाद जब दोनों पार्टीज़ अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, लाइफस्टाइल सब डिक्लेयर कर देती हैं, और कोर्ट के पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोर्ट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो अकॉर्डिंगली कोर्ट फिर डिसाइड करती है कि क्या एलिमनी, क्या मेंटेनेंस होनी चाहिए। अब उसको इफ़ेक्ट करने के लिए इनकम इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। इनकम के साथ साथ कोर्ट ये देखती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, कैसा आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब अगर मान लो जो हस्बैंड है उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू मेंटेन his wife, he is duty bound to provide the same level of lifestyle to his wife or to his children। तो कोर्ट्स इन चीज़ों को देखती हैं। इनके अलावा उनका इन्वेस्टमेंट देखती हैं, इनके अलावा उनके एसेट्स देखती हैं, मूवेबल इमूवेबल क्या क्या हैं, और अकॉर्डिंगली फिर कोर्ट
जो है वो आपको मौका देती है। ये सब फिल करने से पहले बहुत सारे लोग स्मार्टली प्ले कर देते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स अपने एक्सटेंडेड फैमिली के नाम कर देते हैं, ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। और अब क्या है कि लॉ में हर चीज़ का उपाय है, हर चीज़ का उपचार है। तो मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कंसील कर रहा है, तो कंसीलमेंट परजरी जिसको हम आम उसमें कह सकते हैं, कंसीलमेंट अपने आप में ऑफेंस है। उसकी अप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी है। अगर आपको लगता है किसी ने कंसील किया है, तो उस कंसीलमेंट को डील करने के लिए अलग एप्लीकेशंस हैं, सेट ऑफ एप्लीकेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, जिनको आप करें। वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, प्रोसीजर लंबा है, प्रोसीजर लंबा है। लेकिन अब प्रोसीजर लंबा है से काम चलता नहीं सोनालिका जी। प्रोसीजर छोटा हो और गलत हो वो ज़्यादा ख़राब है। तो मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को मिलना चाहिए। फिर से एक लैटिन फ्रेज़ है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब ये हेयर द अदर साइड। आप एक पार्टी को सुन के, पार्टी से मेरा मतलब है हस्बैंड वाइफ जो भी है, आप एक तरफ को सुन के, एक पार्टी को सुन के आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको सुनना चाहिए दूसरी पार्टी का क्या कहना है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर, ऑडी अल्ट्रम पार्टम के ऊपर दूसरी पार्टी को पूरा मौका दिया जाता है। वो जो भी उसके अगेंस्ट कोई पिटिशन फाइल हुई है, एप्लीकेशन फाइल हुई है, जो भी फाइल हुई है, उसका वो रिप्लाई फाइल करते हैं। उनके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट है वो लेके आते हैं। उनको जो कहना है वो कहते हैं। कोर्ट्स बहुत पेशेंटली आपको बहुत मौका देती है, दोनों पार्टीज़ को बहुत मौका देती है। अब जो फैक्चुअली करेक्ट होगा, जिसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे, सपोर्टिंग एविडेंस होगा, वो प्रिवेल करता है। तो इन चीज़ों में समय लगता है, जिसके लिए थोड़ा पेशेंस सोसाइटी को रखना ही चाहिए। अब इतने सारे फेक केसेस में मेंस अपने आप को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं कि अभी इसमें इस चीज़ को हम 2-3 चीज़ों में बाइफरकेट करते हैं। अब ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, आई गेस एट लेंथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो इसका तो मैं आपको बता चुका। रही बात ये जो इस तरीके के ऑफेंसेस हैं, जैसे रेप है, जिसमें मैंने आपको बताया कि गर्लफ्रेंड हैं, उनका कोई डिस्प्यूट हुआ, या किसी का रिलेशनशिप है, उनका कोई डिस्प्यूट हुआ और उनको फॉल्सली इम्प्लिकेट कर दिया। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो कोर्ट में बिल्कुल एडमिसिबल है, उसका भी एक प्रोसीजर है। आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जैसे चैट्स हैं, जैसे फोटोग्राफ्स हैं, जैसे आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उन्हें सेव करके रखें, आप उन्हें अपने पास रखें। और ज़रूरत आने पे अगर कभी ऐसा होता है तो वो दैट विल बी योर शील्ड। वही है जो आपको बताएंगे। अगर आपको कंसेंट प्रूव करनी है तो आप कंसेंट उन्हीं से प्रूव कर सकते हो। और आज के टाइम पे जो चीज़ें हैं वो बहुत बदल गई हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट्स में। ये हमारे बहुत काम आते हैं। अगर ये एविडेंस आपके पास है तो आपको बेल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। कोर्ट्स एंड एविडेंसेस के लिए बहुत विजिलेंट है। बिल्कुल कोर्ट्स चीज़ों को समझती हैं, फैक्चुअली चेक करती हैं। फैक्चुअली चेक करने के बाद अगर कोई रिलीफ कोर्ट आपको ग्रांट कर सकती है तो बिल्कुल करती है। तो इसमें जो आपका सबसे बड़ा सेफगार्ड है वो आपका फ़ोन है, जिससे आप डायरेक्ट टच में रहते हो। आप उनको आप देखिए, आप संभाल के रखिए, बचा के रखिए, और समय आने पे वही आपकी सबसे बड़ी शील्ड है। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? आप यू मेंशन के अभी जो सब्सटेंटिव लॉ है, जैसे आईपीसी है, मैं आपको इसकी बात करता हूँ। आप जो बीएनएस है, तो इसके अंदर जितने भी सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं, जितने भी लॉज हैं, उन सब का एक क्लासिफिकेशन है। उस क्लासिफिकेशन के अंदर ये प्रोवाइडेड है कि वो जो सेक्शन है वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। अब जब हम बात करते हैं उन सेक्शंस की जो बेलेबल है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन बेलेबल है, तो आप बेल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम करते हैं तो आपको पुलिस से या कोर्ट से जो बेल है वो मैटर ऑफ राइट है, आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब जब आप बोलते हो कि बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर बेल आप एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मांग सकते। वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ऑन मेरिट कोर्ट देखेगी। कोर्ट के बेल कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर मान लो कोर्ट को लगेगा कि मेरिट बनती है तो कोर्ट विल ग्रांट यू बेल। अगर कोर्ट को लगेगा कि मेरिट नहीं बनती है तो कोर्ट आपको बेल उस टाइम पे ग्रांट नहीं करती है। अब बेल और ट्रायल दो अलग अलग चीज़ें हैं। बेल जो है, बेल का मतलब ये नहीं है कि जब तक ट्रायल चलेगी आप जेल में रहोगे। एक
समय सीमा होती है। जैसे इन्वेस्टिगेशन है, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये एक ग्राउंड है, आपको बेल मिल सकती है। आपके जो विटनेसेस हैं, अगर वो विटनेसेस एग्जाम, मैं हीनियस क्राइम्स की बात कर रहा हूँ, जो पेटी ऑफेंसेस उनमें तो मिल ही जाती है। कोई मान लो कोई विटनेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है, जैसे कोई प्रोसिक्यूटर्स है, विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, अगर मान लो उसका एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद आपका ग्राउंड ऑफ बेल है, आपको बेल मिल जाती है। बेल मिलने के बाद आपको ट्रायल फेस करनी होती है, कंडीशंस इम्पोज होती हैं बेल पे। उसके बाद उन कंडीशंस को आपको अवॉइड करना होता है, जिनमें से सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपको ट्रायल फेस करनी है, आपको आना यू शुड नॉट पड़ेगा। बी एट फ्लाइट रिस्क। फ्लाइट रिस्क का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने आपको बेल दे दी और उस बेल के बाद आप भाग जाओ, आप ट्रायल फेस ना करो। तो कोर्ट्स बहुत विजिलेंट रहती हैं आपकी प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए। उस प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए ही आपको जो श्योरिटीज़ देनी होती हैं जब आपको बेल ग्रांट होती है। तो बेल मिल जाती है, बेल के बाद ट्रायल बचती है, ट्रायल आपको फेस करनी पड़ती है। अगर आप ट्रायल फेस नहीं करोगे तो जो बेल है वो एब्सोल्यूट बेल नहीं है, आपको सब्जेक्ट टू योर प्रेजेंस है। आप नहीं आओगे तो जो आपकी बेल है वो प्रोसिक्यूशन कैंसिल भी करवा सकते हैं, जो कि हो भी जाती हैं। तो ये सारा प्रोसीजर रहता है बेलेबल सेक्शंस का। और नॉन बेलेबल सेक्शंस में क्या क्या आते हैं, ऑफेंस क्या है? नॉन बेलेबल में यूजुअली जो हीनियस ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। यूजुअली जो हीनियस है, जैसे मर्डर है, डकैती है, रॉबरी है, रेप है, ये जो हीनियस ऑफेंसेस हैं ये सारे के सारे नॉन बेलेबल इन नेचर हैं। तो पूरा क्लासिफिकेशन होता है वो स्टैट्यूट में, एक्ट में ही प्रोवाइडेड है। तो उसमें पहले ही लिखा होता है कौन सा सेक्शन बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है। जी। तो क्या कोई किसी को अपनी खुंदक निकालने के लिए ईगो के चक्कर में, नफरत के चक्कर में भी कोई किसी को फंसा सकता है किसी ऑफेंस में? यूजुअली तो होता क्या है कि अगर किसी का राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो वो तभी कूट जाता है। यूजुअली मैं आपको बता रहा हूँ, मूवीज में तो देखते हाँ, हैं मूवीज़ ये जो विनाश कर रखा है, इसमें मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ा जो रीज़न है वो मूवीज़, ये जो शोज़ हैं, टीवी शोज़ हैं, ये हैं। इसमें कोर्ट्स को और जो ये पूरी जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं इनको बहुत एक ख़राब तरीके से उनको दिखाया जाता है, जिसका नुकसान लोगों को होता है। इन जनरल लोगों को फिर नॉलेज नहीं होती है, उनको लगता है कि जो मूवीज़ में दिखा रहे हैं या जो वेब सीरीज़ में दिखा रहे हैं कोर्ट्स ऐसे ही काम करते हैं। कोर्ट्स ऐसे काम नहीं करते, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। कोर्ट्स आर वेरी बिजी, लॉयर्स आर वेरी बिजी। तो होता क्या है इसमें कि किसी का कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ, उस राइट की रेमेडी के लिए उसको कोर्ट जाना होता है। लेकिन एट टाइम्स, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हो, मोटिव जो है वो मोटिव इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स। अब जिन लोगों को इन प्रोविजंस की नॉलेज है, जिन लोगों को लॉ की नॉलेज है, वो बिल्कुल लॉ का मिसयूज़ करते हैं। एक स्टेट मशीनरी है, जुडिशियल मैकेनिज़्म है, उसको वो एट प्ले लेके आते हैं, जिसका जो एक्यूज्ड है उसको पूरी ट्रायल फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल आपकी सही बात है, एट टाइम्स जो आपने मुझे बताया ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं और ये ड्राइविंग फोर्स है। लोग करते हैं ऐसा, हम भी बहुत फेस करते हैं ट्रायल्स में। लेकिन इवेंचुअली होता क्या है, जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो प्रिवेल करता है। इसी चीज़ के लिए आपकी ट्रायल होती है, इसी चीज़ के लिए डिफेंस काउंसल्स होते हैं, इसी चीज़ के लिए लॉयर्स होते हैं, और यही काम है हमारा। इवेंचुअली जो सत्य है, जो सच है, वो बाहर लाना, उसके लिए लड़ना। और अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके ऊपर एलिगेशंस फॉल्स हैं, जिसको फॉल्सली इम्प्लिकेट किया है, तो उसको, उसका भी अधिकार है न्याय उसको मिले। तो उसको न्याय दिलवाना ही हमारा काम है, यही हम करते हैं, ट्रायल करते हैं जी। और ट्रायल में जो सत्य होता है, जो सच होता है, वो इवेंचुअली प्रिवेल करता है। हमारी कंट्री का लॉ एल्डर्स को और बच्चों को भी उतना प्रोटेक्ट करता है? हाँ जी, बिल्कुल सोनालिका जी, इसमें स्पेशल एक्ट्स होते हैं बच्चों के लिए, स्पेशल एक्ट्स हैं बुज़ुर्ग लोगों के लिए। जैसे बच्चों के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पॉक्सो जो मैंने आपको बताया, उस पॉक्सो में जो एज है वो 18 साल तक की है। पॉक्सो के अंदर ही सेक्शंस हैं जो कि एग्रीवेटेड या हीनियस ऑफेंसेस हैं, उनको डील करते हैं। पॉक्सो के साथ साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो बच्चों के लिए है। अब ये तो बात हो गई बच्चों के लिए। अगर आप मेरे से बात करेंगे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए, तो उनके वेलफेयर के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए सीआरपीसी में प्रोविज़न था पहले 125 का, अब 144 बीएनएसएस में है वो। सीआरपीसी क्या हो? सीआरपीसी आपका हो गया जो प्रोसीजरल लॉ है, जो क्रिमिनल जस्टिस को आपको गवर्न करता है। सीआरपीसी का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।
वो आपका उसमें एक 125 सेक्शन होता था पहले, वो जो पेरेंट्स होते हैं अगर बच्चे उनको मेंटेन नहीं करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको डेस्टिट्यूट कर देते हैं, उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट उनको जीवन यापन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए अप्रोप्रिएट प्रबंध करके उनको देते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में अपने स्पेशल एक्ट्स हैं। कैसे प्रबंध करते हैं? ओल्ड एज होम? जैसे नहीं, ओल्ड एज होम नहीं करते, ये उस एम्बिट में नहीं आता। उसमें जो उनके बच्चे हैं उनको वो डायरेक्ट करते हैं कि वो उनको मेंटेन करेंगे बाय पेइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। को डायरेक्शन देते हैं एज पर द इनकम ऑफ द पार्टीज, एज पर द लाइफस्टाइल ऑफ द पार्टीज। को डायरेक्शन देती है और वो अपने पेरेंट्स को फिर उन्हें मेंटेन करना होता है। ये तो इन जनरल पूरे देश में है। सीआरपीसी, बीएनएसएस का तो एप्लीकेशन हर स्टेट का अपना स्पेशल लॉ है। जैसे दिल्ली में एक स्पेशल लॉ है, वो जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके रहने के लिए, उनके वेलबींग के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए गवर्न करता है। जो हमारे वहाँ पे जो डीएम है या जो एसडीएम है वो वहाँ के अप्रोप्रिएट फोरम है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मूव करनी होती है, तो वो रेमेडी भी आप सीख कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर उनकी कोई लिटिगेशन है तो कोर्ट्स उनको अकोमोडेट करती हैं। एक उनके लिए सेट एक कैटेगरी स्पेसिफाइड है, उसके अंदर जैसे लिटिगेशन में उनको डेट्स भी छोटी मिलती हैं ताकि उनका हरासमेंट ना हो, ताकि उन्हें परेशानी ना हो। तो जो लॉ है उसने बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, या ऐसी कोई भी स्पेशल क्लास है जो अग्रीव्ड है, उसके लिए पूरा उन लोगों ने उसमें प्रोविजंस अवेलेबल हैं जिसको वो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी? ये बड़ी फेमस लाइन है। हाँ जी, अब ये जो प्रिंसिपल है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इट रन्स लाइक अ गोल्डन थ्रेड इन आवर जुडिशियल सिस्टम। अब जब हम ये कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है सोनालिका जी? इसका मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन है, किसी आदमी के ऊपर कोई एलिगेशन है, तो वो एक्यूज्ड है, वो कॉन्विक्ट नहीं है। कॉन्विक्ट वो तब बनेगा जब वो जो ड्यू प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा जो उसका तरीका है, जो ट्रायल है, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उस ट्रायल कंप्लीशन के बाद अगर कोर्ट उसको कॉन्विक्ट करती है तब वो कन्विक्ट है, उससे पहले वो एक्यूज्ड है। तो कोर्ट से प्रिज्यूम करके चलती हैं कि ये एक मेयर एलिगेशन है और इस एलिगेशन के लिए ही ट्रायल की प्रोसीडिंग होती है। उस ट्रायल प्रोसीडिंग के बाद ही कोर्ट्स डिसाइड करती हैं कि ये इसका एक्यूटल होना है, इनका कन्विक्शन होना है। कन्विक्शन के बाद ही वो गिल्टी है। जब तक कन्विक्शन होता नहीं है उससे पहले तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है वो हमेशा जो एक्यूज्ड है उसके फेवर में होती है। इसी प्रिजम्पशन के ऊपर ये जो आपने अभी मेरे से पूछा, ये चीज़ काम करती है। तो तब तक हमें उसे एक विक्टिम की, एक कल्प्रेट की तरह नहीं देखना? यूजुअली नहीं। इन लीगल सेंस अगर आप मेरे से पूछो तो बिल्कुल कल्प्रेट की तरह नहीं देखना चाहिए, कन्विक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उसके ऊपर एलिगेशन है। एलिगेशन किसी पे भी कभी भी हो सकते हैं, लेकिन दोषी वो तभी होगा जब उसे कोर्ट करार करेगी, कोर्ट उसको कन्विक्शन करेगी, उसके बाद ही वो दोषी है। उससे पहले तो वो अभियुक्त है। इस पुलिस ब्रुटैलिटी लीगल? पुलिस को क्या इतना अधिकार है? क्या वो किसी पे पुलिस फिजिकल फोर्स यूज कर सकती है? पुलिस ब्रुटैलिटी कैन नेवर बी लीगल। जो हमारी वो भी हम मूवीज में देखते हैं। मूवीज में मैं आपको वही बता रहा हूँ, मूवीज में तो जो होता है अगर वो रियल लाइफ में हो जाए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। पुलिस ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती है। होती है पुलिस भी, जो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनसे बाहर जाती हैं, एट टाइम्स बिल्कुल जाती हैं, लेकिन जब जाती हैं तो कोर्ट्स अपना काम करती हैं, जो लीगल प्रोसीजर है वो अपना काम करता है। अब इस पुलिस ब्रुटैलिटी का मतलब क्या है? अब एक्सेसिव फोर्स जो है कोई भी पुलिस ऑफिशियल वो यूज़ नहीं कर सकता। सीआरपीसी, बीएनएसएस में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जो इस चीज़ को बार करते हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर नहीं होगा, फिजिकल पावर नहीं होगा। पुलिस ब्रुटैलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने किसी को पकड़ा, कस्टडी में लिया, मारा पीटा। इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो पुलिस ब्रुटैलिटी में आती हैं। जैसे किसी के साथ गाली गलौज करना, वो भी किसी नहीं किसी को इंटिमिडेट करना, किसी के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं आपको वो प्रोवाइड ना करना। जैसे अगर आप जुडिशल कस्टडी में हो तो वहाँ पे ये आपका जुडिशल राइट है कि जो आपको एक जो लीगल राइट है आपका टू हैव अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आपको वो मिले। ये आपका लीगल राइट है कि आपको खाना मिले। ये आपका लीगल राइट है कि आपको एक डिग्निफाइड तरीके से ट्रीट किया जाए।
आपके अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपके घर में किसी न किसी को दी जाए। पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है जो कि अरेस्ट के रिगार्डिंग, सीज़र के रिगार्डिंग सीआरपीसी में, बीएनएस में इसमें प्रिस्क्राइब्ड है। और जो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं या जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जैसे सीबीआई है, ईडी है या जो भी है, वो अगर किसी का अरेस्ट करते हैं, किसी का डिटेंशन करते हैं, तो वो जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है वो दे ऑल आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो दैट प्रोसीजर। इसके अलावा अगर एक्ट के अलावा हम छोड़ें तो बहुत सारी जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की, जो कि पुलिस को के लिए, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए गाइडलाइन की तरह काम करती हैं कि जब आप अरेस्ट करोगे तो क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है, सीज़र करोगे तो क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है, आप किसी को डिटेन कर रहे हो तो आपको क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको एक्सरसाइज करनी है। इन जनरल सबको पता होता है कि 24 घंटे से ज़्यादा आपका इलीगल डिटेंशन हो नहीं सकता, आपको जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने आपको प्रोड्यूस करना है। तो ऐसे बहुत सारे आपके स्टैट्यूट्स हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो पुलिस ब्रुटैलिटी को कंट्रोल करते हैं और एक आम सिटीज़न को, एक आम नागरिक को, जो उसका फंडामेंटल राइट है या जो उसका मौलिक अधिकार है एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का, वो उसको देती है। और कोर्ट्स इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि पुलिस ब्रुटैलिटी ना हो, और अगर किसी ने किया है तो उसको ड्यूली कैटर करते हैं जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी एक ट्रुथ है कि आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे जो पुलिस होती है वो जो उनका जो फ्रेमवर्क है, जो उनका अलाउड स्पेक्ट्रम ऑफ वर्क है, उससे वो बाहर जाती हैं और एक आउटरीच करते हैं, और जिसकी एक एप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी है जो वो विक्टिम है वो ले सकता है। और अगर इतना डर जाता होगा कि डर जाता है, ये बिल्कुल आपकी सही बात है, डर जाते हैं, क्योंकि रहना तो वही है। नहीं, रहना वही है, फिर इसीलिए हम होते हैं, इसीलिए लॉयर्स होते हैं। अगर कोई डर जाता है, किसी का कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो ये जो देश है हमारे संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारे स्टैट्यूट देता है जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, चाहे सामने वाला कितना ही माइटी हो, कितना ही पावरफुल हो, कितना ही इन्फ्लुएंशियल हो, लेकिन आपके पास एक आपका हमेशा आपके लिए है, वो कोर्ट्स हैं। आप जाएं, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट्स विल प्रोटेक्ट यू, एंड कोर्ट्स आर वेरी विजिलेंट, थिंग्स आर वेरी चेंज्ड। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई कुछ भी करे, किसी को फ़र्क, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। नाउअडेज कोर्ट्स आर वेरी विजिलेंट, कोर्ट्स बहुत विजिलेंट हैं राइट्स के लिए, कोर्ट्स बहुत विजिलेंट हैं ये पुलिस ब्रुटैलिटी को, पुलिस आउटरीच को कंट्रोल करने के लिए, एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। आप भी देखते होंगे चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो बिल्कुल पुलिस ब्रुटैलिटी होती है, लेकिन अगर होती है तो उसको अकॉर्डिंगली कैटर भी किया जाता है। फिर एज अ डिफेंस लॉयर आपने कभी किसी गिल्टी का केस हैंडल करा है? आपको पता है उसने क्राइम करा है? नहीं, मेरे लिए तो मेरे जितने भी क्लाइंट हैं या जिन का मैंने केस हम करते हैं, हमारे लिए तो दे ऑल आर इनोसेंट, और यूजुअली जो प्रोसीजर है हम उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली अपना काम करते हैं जी। हमारे लिए भी वही है जो सबके लिए वही काम है डिफेंस लॉयर का। एग्जैक्टली। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं किसी को जानता हूँ जो जिसने जो मतलब एक्यूज, तो वो आपके सामने कन्फेस करते हैं कि ये ना हमारी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, क्लाइंट अटॉर्नी की जो ये कम्युनिकेशन, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। और वो अगर मेरे पास कोई आया है तो उसकी जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, मैं ड्यूटी बाउंड हूँ, मैं उस चीज़ को ऐसे मैं बता नहीं सकता। आजकल हम जनरली कुछ वीडियोस देखते हैं, बहुत इजीली देखने को मिल जाती हैं कि एक लग्जरी कार में कोई पेडेस्ट्रियल पे लेटे लोगों को कुचल के चला गया, 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, तो ये नेग्लिजेंस एक्ट में आता है या क्या केसेस लगते हैं ऐसे में? मैं आपको बताता हूँ सोनालिका जी, इसमें क्या होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट का केस होता है, जब भी कोई ऐसा केस होता है जिसके अंदर कोई डेथ किसी की इन्वॉल्व है रोड एक्सीडेंट में, या किसी को हर्ट है, किसी को ग्रीवियस हर्ट है, तो कोर्ट्स का एक सिंपल स्टैट्यूट जो है, लॉ है, वो 2-3 चीज़ें देखते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो रैशनेस और नेग्लिजेंस है। तो कोर्ट ये असरटेन करती है कि जिस एक्ट से किसी की को चोट लगी है, किसी को ग्रीवियस हर्ट है, किसी की फटाल इंजरी है,
या किसी का कोई डैमेज है, तो उस चीज़ को देखने के लिए कोर्ट ये असरटेन करती है कि वो जो एक्ट था, वेदर दैट स्पेसिफिक एक्ट was done in rashness or was done in a manner which is negligent. तो कोर्ट ये चीज़ देखेगी, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई उसमें रैशनेस है, उसमें नेग्लिजेंस है, तो अकॉर्डिंगली कोर्ट एक्ट करती हैं, उनका कन्विक्शन होता है। डिफरेंस क्या होता है नेग्लिजेंस में और इंटेंशनली रैशनली करे हुए? ये रैशनेस में और नेग्लिजेंस में, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो इस चीज़ को ये बोलती हैं कि अगर आपकी जो गाड़ी है वो हाई स्पीड पे है, तो ये एक्ट ऑफ रैशनेस नहीं है, ये एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस नहीं है। हाई स्पीड पे गाड़ी हो सकती है, लेकिन उसी के साथ अगर आप हाई स्पीड पे आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, आप लेन ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, आप अड़ोस पड़ोस में जो आपकी गाड़ियाँ चल रहे हो आप उनको ओवरटेक कर रहे हो, या जो आपके ट्रैफिक रूल्स हैं आप उन्हें अवॉइड नहीं कर रहे हो, तो वो रैशनेस और नेग्लिजेंस है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि आपकी गाड़ी हाई स्पीड पे है, ये सोल ग्राउंड नहीं है रैशनेस का, नेग्लिजेंस का। जजमेंट है इस पॉइंट पे बहुत सारी। तो ये बेसिक फ़र्क है रैशनेस में, नेग्लिजेंस में, और एक ऐसे एक्ट में जो कि रैशनेस और नेग्लिजेंस की कैटेगरी में नहीं आता। तो इस चीज़ को कोर्ट से देखती है जी। वाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? वाइट कॉलर क्राइम्स आपके वो क्राइम्स होते हैं जो कि नॉन वायलेंट इन नेचर होते हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड जो होता है, फाइनेंशियल चीटिंग होती है, वो उसका मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। अब ये जो क्राइम्स होते हैं इसके अंदर, जैसे मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे साइबर क्राइम है, या आज के टाइम पे टैक्स एविजन है, चीटिंग के केसेस हैं, फॉर्जरी के केसेस हैं, या अगर आप देखेंगे ऐसा कोई भी केस जिसके अंदर आपका बैंकिंग के फ्रॉड्स हैं, या रुपए पैसे, अगर हम देखें बिल्कुल सिंपल भाषा में, जो भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि कमर्शियल इन नेचर हैं, रुपए पैसे से इन्वॉल्व हैं, और जो कि नॉन वायलेंट इन नेचर हैं, वो सारे के सारे क्राइम्स आपके वाइट कॉलर क्राइम्स हैं। अब आम क्राइम में और इस क्राइम में क्या फ़र्क है? जैसे मान लो हम बात करते हैं, मर्डर की बात करते हैं हम, मान लो किसी के ऊपर मर्डर का केस लगा, तो उस चीज़ में क्या है, वो जो ऑफेंस है दैट इज़ वायलेंट इन नेचर, उसमें एक ह्यूमन लाइफ थी, उस ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखेंगे जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं उसके अंदर अगर हम बात करते हैं किसी बैंकिंग फ्रॉड की, तो ये जो एक्ट है बैंकिंग फ्रॉड का या चीटिंग का, ये नॉन वायलेंट इन नेचर है, इसमें किसी को चोट नहीं है, कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं है। इसमें जो आपका लॉस है वो रुपए पैसे का कमर्शियल आपका नुकसान है, इसलिए वो नॉन वायलेंट इन नेचर है। तो जो इन जनरल ऑफेंसेस हैं आईपीसी में, बीएनएस में जो कि आपके वायलेंट इन नेचर हैं वो अलग है, जो नॉन वायलेंट हैं वो आपके वाइट कॉलर क्राइम्स हैं। तो किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो सबसे पहले क्या करें? अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि अगर वो साइबर फ्रॉड का विक्टिम है, तो जो स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स का अपना मैकेनिज़्म है, हर एक स्टेट की अपने स्पेसिफिक पुलिस यूनिट है जो साइबर क्राइम्स को डील करती हैं। हर एक स्टेट में हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कंप्लेन करने के लिए पोर्टल्स हैं, उन पोर्टल्स के ऊपर एक्ट करने के लिए ट्रिब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं। अगर कोई किसी साइबर फ्रॉड का कोई विक्टिम है तो उसको विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देन एंड देयर जो अप्रोप्रिएट रेमेडी है जो कि कंप्लेंट की है वो करनी चाहिए। उसके बाद जो पुलिस मशीनरी वो एक्शन में आती है, और कोर्ट्स और पुलिस मशीनरी बहुत विजिलेंट है इस चीज़ के ऊपर। फिर लोगों को डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जो कैंपेन्स, एड कैंपेन्स रन करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, और टाइम एंड अगेन बहुत सारी एक्टिविटीज़ रन करती हैं स्टेट गवर्नमेंट लोगों को, एग्जैक्टली लोगों को इस चीज़ के लिए नॉलेज ही इस चीज़ का बेस्ट डिफेंस है। अगर आदमी को नॉलेज होगी, उसको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि आपको अपना OTP शेयर नहीं करना, अगर उसको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि आपको जो ये अनवांटेड स्पैम है इन पे क्लिक नहीं करना, अगर उनको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि आपको ऐसी वेबसाइट्स नहीं आपको जाना जो आपके अकाउंट को, जो आपके पैसे को हार्म कर सकती हैं, तो वो बच जाएंगे। पर फिर भी अगर मान लो किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए एक ड्यू प्रोसीजर है। बहुत सारी आपकी स्टेट्स गवर्नमेंट है जो बहुत विजिलेंट है, उन लोगों के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन लोगों के स्पेसिफिक यूनिट्स हैं जिनका यही काम है। इनफैक्ट ये उत्तराखंड में तो स्कूल्स में पेरेंट्स और टीचर्स को अवेयर करने के लिए ये लोग ये अवेयरनेस कैंप, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस कैंपेन कैंप्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना वो टाइम एंड अगेन वो इसको करती हैं,
और ये साइबर फ्रॉड्स के, साइबर चीटिंग के अगेंस्ट तो जो एकमात्र डिफेंस है वो नॉलेज है। जैसे जैसे लोगों को नॉलेज होगी उनका अपने आप बचाव हो जाएगा इस चीज़ से। इज गैम्बलिंग लीगल इन इंडिया? गैम्बलिंग का जो एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है बहुत पुराना है। जो गैम्बलिंग को तो जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, जब इंडिपेंडेंस नहीं थी हमारे पास, तब से ही गैम्बलिंग जो है वो प्रोहिबिटेड थी इंडिया में। उसके बाद हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंस अटेन करते हैं। 1947 में इंडिपेंडेंस अटेन करने के बाद वो जो पहले वाला एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे फॉर्म हुआ था, उसको हम एज इट इज़ अडॉप्ट करते हैं। उस अडॉप्शन के बाद टाइम एंड अगेन बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए, बहुत सारे चीज़ों के लिए लोग कोर्ट्स में गए और जजमेंट्स आए। उन जजमेंट के ऊपर ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ड्राइव हुआ। अब गैम्बलिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अब जब मैं बोलता हूँ स्टेट सब्जेक्ट है तो उससे मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन स्टेट गवर्नमेंट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो अपने अपने स्टेट में चाहे तो गैम्बलिंग को अपने हिसाब से वो डील कर सकते हैं। अब जैसे गोवा और सिक्किम है, गोवा और सिक्किम एक ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे कसिनोज जो हैं वो लीगल है। बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वो लीगलाइज नहीं है। एग्जैक्टली। अब कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो आप इस कैटेगरी में ला सकते हो, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप नहीं ला सकते। अभी जो गैम्बलिंग है वो स्टेट सब्जेक्ट है बेसिकली। तो स्टेट गवर्नमेंट्स इस चीज़ के ऊपर लॉ इनेक्ट करते हैं टाइम एंड अगेन। जैसे अगर आप देखेंगे तो गोवा और सिक्किम जो है वहाँ पे ये कसिनोज जो हैं वो अलाउड हैं। दैट मीन्स हमारे पूरे कंट्री में सिर्फ 2 जगह गैम्बलिंग लीगल है? गैम्बलिंग लीगल नहीं है, आप कसिनोज कह सकते हैं, कसिनोज वहाँ पे हैं। बाकी स्टेट्स में आप देखेंगे तो कसिनो भी प्रोहिबिटेड है। अभी जब भी ये केस आता है कि गैम्बलिंग अलाउड है या गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपका गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल का। जो भी कोई भी ऐसा गेम जिसके अंदर चांस इन्वॉल्व है या जिसके अंदर लक इन्वॉल्व है, या कोई भी ऐसा गेम जो प्लेयर के कंट्रोल से बाहर का है, उसकी फिजिकल एबिलिटी, उसकी मेंटल एबिलिटी से बाहर का है, तो प्रोहिबिटेड है। कोई भी ऐसा गेम जो गेम ऑफ स्किल है वो उस चीज़ के ऊपर अलाउड है। अब ये बहुत फाइनर न्यूएंसेस हैं जिनके ऊपर अगर आप ये देखेंगे कि आज के टाइम पे बहुत सारी ऐप्स हैं जो अलाउड हैं, जो चल रही हैं। बच्चे भी उसमें ट्रैप हो रहे हैं। करते हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। वो उसका एक डार्कर साइड है। लेकिन ये चांस और स्किल का जो ये फाइनर न्यूएंसेस है, इसका मिसयूज़ होके वो चीज़ें चल रही हैं। तो केस टू केस, गेम टू गेम चीज़ें डिसाइड होती हैं। लोग कोर्ट्स जाते हैं, कोर्ट्स इन प्रिंसिपल्स को एडजुडिकेट करती है और उसके हिसाब से चीज़ें होते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो गैम्बलिंग इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। यूजुअली गैम्बलिंग इज़ नॉट अलाउड। तो जो ऑनलाइन गेम में चल रहा है ये सब, ये मैंने आपको अभी बताया, जो ये गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए जो गेम ऑफ स्किल है। गेम ऑफ चांस टोटली प्रोहिबिटेड है, उसके ऊपर तो अलाउड नहीं है, वो गैम्बलिंग का पार्ट है वो। जो स्टूडेंट्स लॉ परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? लॉ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। जो भी हम अपने डे टू डे लाइफ में, अपने जीवन में, अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से वो लॉ से अफेक्टेड है या किसी ना किसी तरीके से लॉ उसको गवर्न करता है। तो किसी भी सामान्य व्यक्ति के, किसी भी सामान्य आदमी के जीवन में लॉ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो अगर कोई इस सब्जेक्ट में पढ़ता है तो दिस इज़ बट ऑब्वियस कि वो चीज़ उसको हेल्प ही करेगी। लॉ एज अ प्रोफेशन इज़ वेरी डायनामिक, बहुत ब्राइट प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये। इसमें स्कोप भी बहुत हैं। आज के टाइम पे सिर्फ लिटिगेशन या जिसको आप प्रैक्टिस कहते हैं, सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं है ये। आज के टाइम पे बहुत और स्कोप भी हैं जो स्टूडेंट्स जो लॉ कर रहे हैं। क्या ऑप्शंस हैं? जैसे अगर आप देखेंगे तो लिटिगेशन के अलावा बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं जो बच्चों को हायर करती हैं, स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा एक्सपोजर देती हैं। कॉरपोरेट सेक्टर है,
कॉरपोरेट सेक्टर उन्हें बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या करेंगे वो? कॉरपोरेट सेक्टर में जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज लॉ है, टैक्सेशन उनके है। पर्सनल लॉयर हो जाएंगे? हाँ, पर्सनल लॉयर नहीं होता वो वहाँ पे वो जैसे एज अ जॉब काम करते हैं वहाँ पे वो बच्चे। जैसे रिसर्च है, ड्राफ्टिंग है, ये सारी चीज़ें उनका डोमेन होता है, स्कोप होता है। उसके अलावा बहुत सारे एलपीओज़ होते हैं जो आपको बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे प्रोसिक्यूटर्स हैं, जैसे बहुत लीगल एड हैं, जुडिशरी है, तो बहुत ऑनरेबल पोजीशंस हैं जो आप होल्ड कर सकते हो अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कानून की पढ़ाई कर रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत लाइव फील्ड है। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया देखते हो, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हो। और मेरी तो एडवाइस उन सब स्टूडेंट्स को है जो इस प्रोफेशन को परसू करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम लॉ पढ़ें। ये बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू इफ़ यू आर अ हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट स्टूडेंट। फाइनेंशियल रिटर्न्स भी बहुत फाइनेंशियल रिटर्न्स आर वेरी गुड। फाइनेंशियल रिटर्न्स आर आई वाज चेकिंग, तो एक हेयरिंग के करोड़ में देयर इज़ नो लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी इनकम की कोई अपर लिमिट नहीं है। लेकिन उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस लगता है। आपको पहले अपना काम सीखना पड़ेगा। यू हैव टू मास्टर द क्राफ्ट, एंड वंस यू हैव मास्टर्ड द क्राफ्ट, thereafter sky is the limit. Thank you so much for enlightening our audience with the basic and deep details of law. Sonalika, it was a privilege for me, or I wish you luck for your future projects. Thank you for calling so much. Thank you for watching the show. Please like, subscribe and comment.